रेनियर नाम के ह्यूमनॉइड सुकी के एक्सिबिशन मैच में दखल देने के कारण अब मैच का रुख बदल चुका था। ह्यूमनॉइड सुकी से फाइट करते दौरान याचिहो ने कई बार अपनी गोल्डन आर एबिलिटी का इस्तेमाल किया था, जिस कारण अब उसके लिए हिलना मुश्किल सा हो चुका था। इस गंभीर परिस्थिति के बीच टेंका एक हंसी के साथ उसे कहती है, तुमने अच्छा काम किया, अब मैं इसे संभालती हूँ, जाओ आराम कर लो थोड़ा। साथ ही टेंका ने आसपास मौजूद सभी ह्यूमनॉइड्स को मार दिया था ताकि उनकी मैच में किसी तरह का दखलंदाजी ना हो, जिसे देखने के बाद रेनियर को एहसास होता है कि मुझे और भी ज्यादा आनंद मिलने वाला है। फिर भी रेनियर के लिए इतने लंबे इंतजार के बाद 2 ही टारगेट सामने आए हैं, जिस कारण टेंका को एहसास होता है कि ये लोग कमांडर्स के पीछे पड़े हुए हैं। खेल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रेनियर अपने पावरफुल और तेज रफ्तार वाले थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे कोई आसानी से नहीं बच सकता। पर टेंका को कुछ ना करता देख रेनियर सोचता है कि भला ये कैसी बेकार कमांडर है। अचानक टेंका पीछे से रेनियर पे हमला कर दिया है, जिसकी हमलों से वो स्वाभाविक तौर पे बच जाता है। पर टेंका कहती है, अगर यही रुके रहो तो मेरा काम आसान हो सकता है। रेनियर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा शरीर इतना नाजुक है? मैं इनविंसिबल हूँ। साथ ही कुछ एनर्जी ब्लास्ट से हमला भी करता है, पर टेंका तो आराम से टेलीपोर्ट होकर उनसे बच जाती है। रेनियर उसके साथ थोड़ी बहुत हाथापाई करता है, पर टेंका बीच में ही अपने ब्लैक होल को ओपन कर देती है, जिस कारण रेनियर घायल हो चुका था। और वही गेना कमांडर क्योका और लेडी टैन के इतने कमाल के अदाए देखकर कुछ ज्यादा ही खुश होते जा रहे थे। रेनियर लेडी टैंका की स्पेस मैनिपुलेशन की पावर देख खुद की गलती समझ जाता है उन्हें कम हाँकने की, और फाइनली अपनी बॉडी को चार्ज कर लेडी टैंका के ऊपर कई सारे थंडर स्ट्राइक से हमला करता है। यूकी को उनकी चिंता होती है, पर क्योंकि उसे बेफिक्र होने का कहती है। रेनियर को तो यकीन था इस हमले से तब वो बच ही नहीं सकती, पर तभी ढूल के हटने के साथ ही टैंका एक हंसी के साथ कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? तेज रफ्तार में टेलीपोर्ट होते हुए वो रेनियर को एक पंच मारती है, जिससे वो बीच हवा में टेलीपोर्ट हो चुका था। अपनी आंखों के सामने ऐसा करिश्मा देख उसे यकीन तक नहीं हो रहा था। लेडी टैंका अपनी ब्लैक होल एबिलिटी एमेनोमेटोरी का इस्तेमाल कर स्पेस को मैनिपुलेट कर एक ब्लैक होल बनाती है, जो कि रेनियर को अपने अंदर समा लेता है। लेडी टैंका की इन ताकतों को देखने के बाद यूकी को अंदाजा लगता है कि बाकी सभी कमांडर्स भी जरूर किसी अलग ही लेवल पर होंगे, और उनमें भी सबसे ताकतवर तो सुप्रीम कमांडर है। मिस क्योका के सपने को पूरा होने में कई सारी रुकावटें हैं, पर क्योका एक हंसी के साथ कहती है, फिर भी मैं ही सुप्रीम कमांडर बनने वाली हूँ। इस कारण यूकी सोचता है मैं तो बेफिक्र की चिंता कर रहा था। साथ ही यूकी मन ही मन सोचता है, मैं यहाँ तमाशा देखने थोड़ी ना आया हूँ, मुझे एक हीरो बनना है। सभी ह्यूमनॉइड सुकीज को तो वो संभाल लेते हैं, पर दुर्भाग्य से नहीं के देखे गए वो दोनों ह्यूमनॉइड्स भाग चुके थे बिना कोई सबूत छोड़े। नई उन सभी से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी सर्चिंग एबिलिटी के होते हुए भी वो लोग उनकी आंखों से ओझल हो गए। पर लेडी क्योका और टैंका उससे चिंता ना करने को कहते हैं, क्योंकि उसकी एबिलिटी के कारण ही तो उन्हें ये जानकारी मिल पाई है। टैंका को तो ये भी शक है कि वो किसी और ही ग्रुप से थे। अथी वो यूकी की मैच और लड़ाई के दौरान इस्तेमाल की गई सभी ताकतों की काफी तारीफें करती है, पर यूकी उन्हें कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं आपके मुकाबले कुछ नहीं हूँ। तभी गिना सामने आते हुए यूकी का ऑटोग्राफ मांगती है, क्योंकि वो भी उसकी ताकतों से इम्प्रेस हो चुकी थी। ये मूवमेंट यूकी के लिए कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है। हिमारी याचियो को शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। याचियो उसे घमंड के साथ कहती है, देखो तुम आज़ुबी परिवार से हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई है, फिर भी तुम खुद को कमजोर मानती हो, तो फिर घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगी। हिमारी उसे पेशेंस के साथ कहती है, नहीं यही मेरा घर है, जिससे उसका फिर से दिल टूट जाता है। दोनों कमांडर एक दूसरे से कहते हैं, एक्सिबिशन मैच में दखलंदाजी के कारण ये चीज तो समाप्त हो चुकी है, एक काम करते इस मैच को ड्रॉ गिन लेते हैं। पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई की तो कल्पना कर रहे थे। 6 स्क्वाड यहाँ से विटालिटी है। उस समय टैंका की क्यूरियोसिटी यूकी के प्रति बढ़ती ही जा रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद यूकी को कुछ ज्यादा थकान हो रही थी, और वो रिलीफ के हेतु एक बात लेना चाहता है, पर यहीं पे काफी बड़ी गड़बड़ हो जाती है यूकी के लिए, तो क्योंकि हिमारी और कमांडर क्योका उसके साथ आ रही थी। यूकी को तो सदमा लग चुका था कि क्या वाकई ये रिवॉर्ड है। हिमारी को हर बार ऐसी चीजें करने में चिढ़ होती जा रही थी, पर कमांडर क्योका उसे शांत कर दी है, क्योंकि वैसे भी यूकी ने काफी मेहनत की है, पर फिर भी ये चीज करना कुछ ज्यादा ही घिनौना है। और वो यूकी को चिल्लाते हुए कहती है, तुम अब जल्दी नहीं कर सकते क्या? दोनों मिलकर यूकी को नहला रहे थे। उस समय यूकी सिर्फ यही सोच रहा था कि ये एक रिलैक्सिंग बात है, पर हिमारी कहती है, तुम बस यही समझो कि मैं किसी कुत्ते को नहला रही हूँ। क्योका को यूकी की परवाह भी हो रही थी, क्योंकि 2 मास्टर्स के साथ उसका शरीर ज्यादा थक चुका था। हिमारी के मुताबिक ये चीज ताकतवर तो है, पर संभाल के इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और क्योका यही चाहती थी कि वो और भी ज्यादा पोटेंशियल को ढूंढ पाए। एक कमाल का बात होने के बाद सभी ने के पास इकट्ठा होते हैं, जिसने बाकी दोनों ह्यूमनॉइड्स की ड्राइंग बना ली थी, जो कि मांगा स्टाइल थी।
यूकी अपने मन में सोचता है क्या ये चीज चलेगी भी, पर हिमारी उसे कान में कहती है चिंता मत करो, हेडक्वार्टर से इस पोर्ट्रेट को फिर से बनाएगा। सभी को ये चीज पता तो लग चुकी थी कि ये सभी ह्यूमनॉइड्स उनके पहले इनकाउंटर वाले से बिल्कुल अलग हैं। यूकी के मन में यही बातें चलती जा रही थी कि उसकी बहन की तरह दिखने वाले ह्यूमनॉइड और साथ ही यहाँ के बाकी ह्यूमनॉइड्स के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। इन विवादों के बारे में लगातार विचार करते हुए यूकी की नींद लग जाती है और वहाँ टैंका आती है जो यूकी को निहार रही थी। कुछ दिनों बाद 6 स्क्वाड्रन की विजिट करने के लिए क्योका, हिमारी और यूकी जाते हैं, जहाँ टैंका उनका खुले दिल से स्वागत करती है और उनसे पूछती है यहाँ आने में किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई ना। क्योका उसे जवाब देती है बस रास्ते में कुछ ह्यूमनॉइड सुकी स्विंडलर जी ने मारते हुए आना पड़ा, पर वो तो हमारे यहाँ का काम ही तो है। क्योका टैंका के साथ एक जरूरी मीटिंग करने वाली थी, जिस कारण वो हिमारी को यहाँ के बाकी मेंबर्स के साथ अच्छे से बर्ताव करने का कहती है और यूकी को यहाँ के केयरटेकर के कामों में हाथ बटाने का कहती है, जिसके लिए यूकी खुले दिल से रेडी था। टैंका यूकी से माफी मांगती है क्योंकि उनका केयरटेकर छुट्टी पे होने के कारण दोपहर से पहले वापस नहीं लौटने वाला था, जिस वजह से सारा काम यूकी के ऊपर आने वाला है। यूकी उन्हें कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी डिमन डिफेंस फोर्स का काम होता है दूसरों की मदद करना। टैंका उसे एक स्माइल के साथ शुक्रिया करती है, जिसने तो यूकी के दिल के अंदर खुशियां ही भर दी थी। यूकी अपने केयरटेकर मोड में आते हुए घर की सफाई करने निकलता है, पर यहाँ का हर एक कमरा काफी ज्यादा साफ सुथरा था। सच कहा जाए तो यहाँ सफाई की बिल्कुल जरूरत तक नहीं थी। फिर यूकी लॉन्ड्री के काम की ओर आगे बढ़ता है, पर सच कहूँ तो वो अंदर ही अंदर शर्माता जा रहा था। भले ही उसने 7 स्क्वाड में लॉन्ड्री की हो, पर फिर भी वो इन कपड़ों को छूने के लिए यूज तो बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर यूकी याचिहो की यूनिफॉर्म उसके कमरे में देने जाता है, पर वो कमरे में मौजूद नहीं थी, जिस कारण यूकी कमरे में उस यूनिफॉर्म को रखने आगे बढ़ता है। पर कमरे के चारों दीवारों पे तो सिर्फ हिमारी के फोटो लगे हुए थे, जिस कारण यूकी घबराते हुए तेजी में उस यूनिफॉर्म को वही रख वहाँ से भाग जाता है। लिविंग रूम में राहत की सांस लेते समय यूकी की नजर सहारा पे पड़ती है, जो कि अपने अंडरगार्मेंट्स में सोफे के ऊपर सो रही थी। यूकी को समझ में नहीं आ रहा था भला सहारा इन कपड़ों में यहाँ क्यों सो रही है, पर सहारा को ठंड लग जाएगी ये सोचकर यूकी उससे ब्लैंकेट ओढ़ाने आगे बढ़ता है, पर सहारा उसे अपना पिलो समझ के गले लगा लेती है। सहारा की पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी और वो यूकी का नेक लॉक कर देती है, जहाँ से हिलना तो यूकी के लिए मुश्किल था। फिर कुछ समय बाद जब सहारा की आंखें खुलती है, सब चीज नॉर्मल होने के बाद सहारा यूकी से माफी मांगती है। वो तो भूल ही चुकी थी कि आज 7 स्क्वाड आने वाली है। हॉलवे से गुजरते समय दोनों की नजर हिमारी के ऊपर पड़ती है, जो अपनी बहन को एक्सरसाइज करते हुए देख रही थी। सहारा बताती है तुमसे हारने के बाद उसने मेहनत करना शुरू कर दिया है। हिमारी के लिए उसका मेहनत करना कुछ ज्यादा ही जल्दी हो चुका था। जैसे सुनने के बाद सहारा कहती है शायद अफसराओं की ताकतें हमारी चाहत के हिसाब से हमें मिलती है, जैसे कि तुम अपनी बहन को समझना चाहती हो इसलिए तुम्हारे पास लर्निंग है, वैसे ही याचिहो के पास टाइम मैनिपुलेशन है। शायद वो अपनी छोटी बहन के साथ कुछ ज्यादा समय बिताना चाहती होगी। हिमारी से साफ तौर पे इनकार करती है, पर सहारा उसे कहती है ये शायद एक अच्छा मौका है तुम्हारी बहन से बात करने के लिए। यूकी भी सहारा की बातों में हामी भरता है और वो हिमारी को याचिहो की एक्सरसाइज के बाद उसका पसीना पोंछने के लिए कपड़ा देता है, जिसे लेकर हिमारी याचिहो के पास जाती है। याचिहो उसे देख स्माइल करते हुए कपड़ा छीन लेती है, जिस कारण दोनों बहनें कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू कर देते हैं। सहारा कहती है लोग बातों की शुरुआत तो हो गई कम से कम। एक अच्छा आइडिया, इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए क्यों ना मैं हिमारी को याचिहो के कमरे में ले जाऊं। यूकी उसे कहता है नहीं ये काम करो, इसे रहने दो। दोनों कमांडर्स मीटिंग में बातें करते हैं कि तो फिर हमारी तहकीकात कहाँ से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला ह्यूमनॉइड एक बड़े सुकीज के जुन के दौरान दिखा गया था, तो फिर हम वहीं से शुरू करते हैं। पर टैंका को ये बात और भी ज्यादा रुचि भरी लग रही थी कि भला कितने और ह्यूमनॉइड सुकीज हो सकते हैं, अभी तक तो हमें सिर्फ 4 ही मिले हैं। क्यों का सवाल पूछती है पर तुमने तो एक को मार दिया था ना। टैंका कहती है मुझे शक है कि वो अब तक मरा भी होगा या फिर नहीं। एक गुप्त जगह पे सभी ह्यूमनॉइड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे रेनियर सही सलामत था उसके कमांडर की बदौलत। सिकोकू ने सही समय पे रेनियर को अंदर जाने से बचा लिया था बिना किसी की नजरों में आए। अब जबकि उसे पता चल चुका है कमांडर्स कितने पावरफुल है, इसलिए वो अभी डिमन डिफेंस फोर्स पे हमला करना कैंसिल करती है। रेनियर को सिर्फ ये वक्त की बर्बादी लगती है, क्योंकि वो एक साधारण सा ऑब्स्टिकल ही तो है, इसलिए वो इस बारे में जोरियो की राय मांगता है, जो कि सिकोको की साइड थी। तो फिर ठीक है, अब उनकी टीम का मकसद है बाकी 8 लोगों को इकट्ठा करना। पर रेनियर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पीपल कह के उन्हें इंसानों की तरह गिन रही थी। सिकोको को इंसानों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है, क्योंकि वो उसकी सोच से भी कई ज्यादा जटिल होते हैं। दोनों कमांडर्स की मीटिंग होने के बाद टैंक एक पर्सनल मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहते थे, वो स्लेव मुझे दे दो।